हे गाइस, हमने शुरू किया था कार्बन कंपाउंड्स फ्रॉम क्लास 10 जिसका ये है लेक्चर नंबर 3। अगर पिछले 2 लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो ऊपर के आई बटन में रहेगा, जिसका इस्तेमाल करके आप देख लीजिएगा। तो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट कार्बन चेन्स। उसके बाद हम सीखेंगे अबाउट फंक्शनल ग्रुप। लास्ट बट नॉट लिस्ट हम इसी लेक्चर में सीखेंगे अबाउट होमोलोगस सीरीज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दीजिएगा इस। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी टाइम पास के। तो गाइज, आप सबके मन में एक सवाल तो आना ही चाहिए, क्या एक ही कार्बन हाइड्रोकार्बन को 2 स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, आइसोमेरिज्म। ठीक है गाइज, तो आइसोमेरिज्म की आइसोमर्स की भी हमने एक टाइप देखने वाले हैं जो आपके बुक में है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब क्या होता है, डेफिनेशन वगैरह हम सब सही से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं ब्यूटेन। तो ब्यूटेन AME से एंड हो रहा है, दैट मींस कि इट इज अ अल्केन गाइज। अगर ये अल्केन है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, राइट? तो ये रहा उसका जनरल फॉर्मूला। तो गाइज, तो जनरल फॉर्मूले में अगर ब्यूटेन की बात कर रहे हो तो BUT, इसका रूट क्या है गाइज, BUT। तो BUT इन द सेंस क्या हो गया गाइज कि इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 4 कार्बन एटम होंगे। तो फॉर्मूला जो है CnH2n+2, उसमें n इज इक्वल टू 4 डाल देते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो n के जगह जब हम 4 डालेंगे तो C4H2 इंटू 4+2 जो कि होगा C4 8+2। ठीक है गाइस, जो टोटली जाके हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपल से कैलकुलेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद, तो हमें मिल जाएगा C4H10 जो कि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपको पता है कि चेन स्ट्रक्चर में एक कार्बन ऐसे 4 कार्बन होंगे और उसके बाजू में वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हुए क्या होंगे गाइस, उसके बाजू में होंगे हाइड्रोजन्स। तो ये रहा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है, ब्यूटेन का है। सिमिलरली गाइज, ये एक और स्ट्रक्चर हो सकता है ब्यूटेन का। ये कौन सा ब्यूटेन है आप टेक्स्ट बुक में पढ़िए और इसका नाम आप कमेंट करिएगा नीचे। ठीक है गाइज, तो ये भी एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो सकता है। तो यहां पे अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक ही ब्यूटेन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो चलिए गाइज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं इस चीज के बारे में। तो देखिए, ये एक स्ट्रक्चर था और दूसरा वाला स्ट्रक्चर ये वाला था। ठीक है, यही 2 स्ट्रक्चर थे जो अभी हमने ब्यूटेन के बनाए थे। तो गाइज, दोनों में अगर आप कार्बन, अगर पहले वाले में मान लो आप कार्बन और हाइड्रोजन को काउंट करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा C4H10। दूसरे में भी चाहिए तो आप काउंट कर लो, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही निकल रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है मगर स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। तो यही डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है गाइस, द फिनोमिनन इन विच द कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब एक कंपाउंड जिसके अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, have the same molecular formula is called as structural isomers। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि उसका स्ट्रक्चर अलग होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आई होप गाइज कि यहां तक आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ चुका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आगे हमें सीखना है अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है गाइज, इसका डेफिनेशन क्या है और ये मतलब किस तरीके से, मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा। मगर उससे पहले गाइज हम थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं अबाउट फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंसीडर एज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सब एक डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेटिव मतलब उसी से आए हैं, किससे, हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन होता है अल्केन। ठीक है गाइज, तो उसी में थोड़ा बहुत बदलाव करके हम बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालते हैं, बनाते हैं। तो सिमिलरली गाइस, फंक्शनल ग्रुप से सबसे पहले ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दूसरा पॉइंट में गाइस हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है गाइस, कि एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। द डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड, मतलब ये जो डेरिवेटिव्स होते हैं जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बुलाएंगे आगे चल के, एक परफेक्ट डेफिनेशन भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं दिस डेरिवेटिव, जो ये डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म होंगे, आर बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय सम अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आपको समझ में आया?
तो मैं बताता हूं आपको कि हम हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी एक और एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जब रिप्लेस करेंगे तो वो उसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। तो अब ये डेरिवेटिव्स क्या क्या कौन से एटम हो सकते हैं जो डेरिवेटिव्स फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, लाइक डेरिवेटिव्स इन द सेंस कि ये जो डेरिवेटिव्स में हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में हम एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस करेंगे, तो ये कौन से हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं लाइक ये कौन से हो सकते हैं? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, ये कोई भी हो सकता है इनमें से या फिर इनके अलावा भी एक्सेट्रा। तो गाइज अभी एक परफेक्ट वाला देख लेते हैं हम, डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद जितने भी ऊपर स्टेटमेंट देखे ना उसको हम विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो देखिए, द एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो एक हाइड्रोकार्बन की पूरी प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा उसी को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सिंपल भाषा, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करो और वापस सुनो, ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं, इसको विजुअलाइज करके देखते हैं। तो गाइज ये मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिया है, ठीक है। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? तो ये प्रोपेन है, ठीक है। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स ये एक अल्केन है, और तीन कार्बन है इसमें, दैट मीन्स कि ये इसका प्रॉप रहेगा, तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है गाइज। अब इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और किसी भी एक एक्स एटम से रिप्लेस करता हूं मैं, ठीक है। ये एक्स वाला एटम लेकर के मैंने वहां पे लगा दिया, ठीक है गाइज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा नीचे, तो और ये H चला गया और ये X आ गया, तो ये एक नया ग्रुप बन गया, एक नया फंक्शनल ग्रुप बन गया। मतलब समझे ना, एक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन हमने किसी और एक एटम से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। आई होप कि यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया है तो ये जो X है, ये जो अलग सा एक एटम है, ये इसी को हम कहते हैं हेट्रो एटम। क्या कहते हैं गाइस? इसको हम हेट्रो एटम, दिख रहा है मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसको कहते हैं हम लोग एक हेट्रो एटम। तो गाइस अब चलो आगे चल के कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स देखते हैं जो भी आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। तो गाइस हमने बात किया था अबाउट हेट्रो एटम्स, तो वो हेट्रो एटम्स कौन से हो सकते हैं, हम एक एक करके सभी हेट्रो एटम्स को देखेंगे जो भी फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा या एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। तो सबसे पहला जो हेट्रो एटम हम देखते हैं वो देख लेते हैं हेलोजन के फैमिली से। कौन से फैमिली से? हेलोजन की फैमिली से। तो हेलोजन में कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको पता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरीके से हमने याद रखा था। तो चलो मान लेते हैं कि क्लोरीन है, ठीक है गाइस, या फिर हो सकता है वो एक ब्रोमीन हो, या तो हो सकता है वो आयोडीन हो। ये सारे के सारे हेलोजेंस के एग्जाम्पल है। तो एक हमारा हाइड्रोकार्बन है गाइस, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है? जी हाँ, ये वापस प्रोपेन है। इसमें हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा एक हाइड्रोजन है जो चला गया, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। मान लो हमारे पहले वाले एग्जांपल से क्लोरीन से कर देते हैं, हेलोजन में से क्लोरीन लिया और उसको हमने वहां से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया एक फंक्शनल ग्रुप। तो गाइस ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? तो देखते हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप है गाइस, इसका नाम और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलोजन, ठीक है। इसको हेलो अल्केन कहते हैं, ठीक है, या फिर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ये भी कहा जाता है। और इसको सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डैश एक्स। अब ये एक्स क्या क्या हो सकते हैं? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको हेलोजन वाला जो ये कंसेप्ट है, हेलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब अगला वाला देखते हैं हम। तो हेट्रो एटम ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीजन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं O। तो गाइज अगर हेट्रो एटम ऑक्सीजन है तो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। तो हम हेट्रो एटम जब ऑक्सीजन होगा तो उसके फंक्शनल ग्रुप जितने भी होंगे, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ईस्टर, ईथर, या फिर बस इतना ही है। तो इन सबको अच्छे से देखेंगे, लेकिन गाइज इन सबको हम अच्छे से तो देखेंगे पर एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं जिसमें OH ये वाले एटम से, ग्रुप ऑफ एटम से हम रिप्लेस करेंगे। तो OH से जब हम लोग रिप्लेस करेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन के एक एटम H को, तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बुलाते हैं हम? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो गाइज ये एक H गया एंड उसके जगह हमने उसको OH से रिप्लेस कर दिया। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम और स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है अल्कोहल और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है डैश OH, ठीक है गाइज। इसके नाम कैसा होगा? इसका नाम होगा प्रोपेनॉल या फिर 1 प्रोपेनॉल। ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट है जो हम अगले वीडियो में सीखने वाले हैं।
तो जैसे वीडियो आएगा देख लीजिएगा। फिलहाल अभी इस पे ध्यान देते हैं। अगर हम दूसरे हेटेरो एटम की बात करें गाइस, तो वो भी ऑक्सीजन ही है। अब ऑक्सीजन का दूसरा हेटेरो एटम हो सकता है डैश सी डबल बॉन्ड ओ और बाद में एक और H। इसको हम लोग अल्डिहाइड बुलाते हैं। इसे हम क्या बुलाते हैं? अल्डिहाइड। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है डैश CHO। ठीक है गाइस, देखो ना आप कार्बन की वैलेंसी में अगर आप देखोगे डैश सी डबल बॉन्ड OH में, तो कार्बन की के चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, राइट। मैं कौन से कार्बन की बात कर रहा हूं गाइज? मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं। इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 1 2 3 4, यार इसके तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो अगर चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसको हम लोग कहां रखेंगे? तो जी हाँ, ये टर्मिनल ग्रुप भी कहलाता है। तो एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया, ठीक है गाइज, इस CHO ग्रुप के साथ, जिसको हम लोग अल्डिहाइड बुलाते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जो भी होगा वो हम नोमेनक्लेचर में देखेंगे, पर ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा फंक्शनल ग्रुप का, कि हम एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन जब किसी एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस करते हैं तो वो बन जाता है एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है गाइस, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अब हेटेरो एटम। तो अगला जो हमारा एग्जांपल है ये आपको दिख रहा है डैश सी डबल बॉन्ड O डैश। इसे हम बुलाते हैं कीटोन। इसे हम क्या बुलाते हैं गाइस? कीटोन बुलाते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो है डैश CO डैश। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गाइस अब एक बात बताइए आप, क्या इसमें भी हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये वाला ग्रुप उठा के रख देंगे? क्या ये वैलिड है? क्या ये सही है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यार ये कार्बन 1 2 3 4 सेटिस्फाइड तो है, लेकिन एंड में ऐसे तो नहीं चलेगा। कीटोन एंड में नहीं होता है, कीटोन को हम बीच में रखते हैं। तो गाइस तो ये वाला हम उठा के इसको हम लोग यहां पे लेके आएंगे। कीटोन हमेशा बीच में होता है, टर्मिनल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो ये एक पॉइंट को याद रखिएगा। तो इस तरीके से कीटोन को भी हमने समझ लिया। चलो अगर हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो और कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन सकता है वो देखते हैं। तो गाइस ये देखने में कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा लग रहा है क्या? अगर आपको आता है तो आपको पता चल गया होगा कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं डैश COOH। ठीक है गाइस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक टर्मिनल ग्रुप हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक हाइड्रोजन गया और उसके जगह एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एटम आके लग गया गाइस। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो आई होप कि यहां तक तो आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। क्या और होते हैं? तो जी हाँ, और भी होते हैं। तो देखते हैं। अगर हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो 2 और ग्रुप बन सकता है आपके बुक में जैसे मेंशन्ड है। तो ये जो एग्जांपल है इसमें हम देख रहे हैं डैश O डैश, खाली ऑक्सीजन है। जी हाँ, खाली ऑक्सीजन है। तो ये कौन सा बनेगा? ये बन गया आपका ईथर। ठीक है गाइस, ईथर को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ऊपर है। और इसमें हम क्या करते हैं, क्या गाइस इसको हम एंड में डालेंगे तो चलेगा? मान लो कि इस ऑक्सीजन को उठा के मैंने यहां डाल दिया, तो क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी? नहीं होगी। इसीलिए हम इसे बीच में रखेंगे। तो इस तरीके से उठा के इसको हमने बीच में डाल दिया, तो एक कार्बन मतलब बीच में होता है सिंपली। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। तो चलो गाइस अगला वाला देखते हैं। अगला वाला अगर हेटेरो एटम अगर आपका ऑक्सीजन है तो एक चीज और बन सकता है, वो है आपका डैश सी डबल बॉन्ड O डैश O डैश। ये क्या है? तो ये है आपका ईस्टर। तो ईस्टर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डैश COO डैश। तो गाइज इसे हम कैसे चेंज करेंगे? सिमिलरली जैसे हमने ईथर के साथ किया था उसी तरीके से इसको भी हम बीच में रखेंगे। तो आई होप कि फंक्शनल ग्रुप कैसे बनता है यहां तक आपको सभी कुछ समझ में तो आ गया होगा। तो चलो गाइस थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को सीखते हैं। तो गाइस अगर आपका हेटेरो एटम अगर एक नाइट्रोजन है तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइन या फिर अमाइड ये हो सकता है। तो बट देखते हैं ये वाला जो है NH2, इसको अमाइंस कहते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डैश NH2। गाइस इसी को अगर हमें रिप्लेस करना है तो अब आपको पता होगा कि हाइड्रोजन चला जाएगा और सामने वाला जो ग्रुप है वो आ जाएगा। तो कुल मिला के इस तरीके से हम इसको रिप्लेस करते हैं और ये अमाइंस का फंक्शनल ग्रुप है। तो आई होप आप दुनियादारी सब छोड़ दो, बस आपको ये समझना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है, पिछले कुछ एग्जांपल में अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कार्बन रिप्लेस हो रहा है तो जी नहीं, हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। बस बेसिकली फंडा ये समझो कि जो एटम है वो एक एटम को रिप्लेस करेगा और एक फंक्शनल ग्रुप बनाएगा। तो गाइज यहां तक अगर आपको सब कुछ समझा है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
गाइस हमने देखा कि एक हेटेरो एटम, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप बनाने में मदद करता है और उसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। तो एक बार जस्ट लिस्ट डाउन कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है हमारे इस स्टैंडर्ड में और इस चैप्टर में। तो गाइस हमें हेटेरो एटम में क्लोरीन था जो कि एक हेलोजन था, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। तो एक फंक्शनल ग्रुप बनता था हेलोजन और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली गाइस आगे हमने देखा था ऑक्सीजन, हेटेरो एटम ऑक्सीजन था तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप बने थे। कौन से थे? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड ईस्टर। तो इतने सारे थे और इनको हमने ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया था। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अगला जो हमने देखा था कि हेटेरो एटम नाइट्रोजन है, और जब हेटेरो एटम नाइट्रोजन था तो हमने जो फंक्शनल ग्रुप बनाया था उसको हम अमाइंस बुला रहे थे, और उसको अमाइंस बुलाया जाता है और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है -NH2। तो आई होप गाइस कि यहां तक आपको सभी कुछ समझ में आ गया है और सभी कुछ एकदम क्लियर है। तो वी आर गुड टू गो फॉरवर्ड। और आगे हमें क्या सीखना है? जी हां, आप जानते हो कि आगे हमें सीखना है फंक्शनल ग्रुप के बाद हमें जो सीखना है उस टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। तो गाइज होमोलोगस सीरीज मतलब क्या होता है, मैं सिंपल से भाषा में बताता हूं आपको। जब मैं पढ़ता था, जब मैं 10th में था, तो मैंने तो होमोलोगस सीरीज को ये समझा था। देखिए, फैमिली मेंबर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप विच डिफर बाय CH2। ये फंक्शनल ग्रुप का परिवार का हिस्सा है, सदस्य है, और इन सारे सदस्य में मतलब बढ़ते हुए पीढ़ी के हिसाब से चलोगे तो CH2 का डिफरेंस आता है। एग्जाम में ये लिखे? जी नहीं, ये भी लिख सकते हो, बट एग्जाम में आपको ये लिखना है कि होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फैमिली होता है, हैव इन सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसके सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी, एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, और इनके जो आगे वाले मेंबर्स होते हैं सक्सेसिव मेंबर्स वो डिफर करते हैं बाय CH2, इज कॉल्ड एज होमोलोगस सीरीज। अच्छा, नहीं समझा? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है गाइस, ये क्या है? CH3OH, ये एक अल्कोहल है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि CH4 जो मीथेन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन जा चुका है और OH ग्रुप लग चुका है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो अल्कोहल होता है। नोमेनक्लेचर, नाम क्या है इसका? इसका नाम होता है मिथेनॉल। इसका नाम क्या है गाइस? मिथेनॉल। अब कैसे दिया अगले लेक्चर में सिखाऊंगा ना मैं आपको नोमेनक्लेचर। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला जो इसमें आएगा CH3CH2OH, यहां पे क्या बढ़ा है? अगर आप ऊपर वाले से नीचे वाले को देखोगे, यार एक CH2 बढ़ गया है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? वही जो समझ रहे हो ना, अल्कोहल। ठीक है गाइस, तो ये है इथेनॉल। इथेनॉल में और मिथेनॉल में कितना फर्क है? CH2 का फर्क है। सेम फैमिली जा रहा है ना, मिथ इथ। आगे देखते हैं ना, आगे देखो CH3 CH2 CH2OH, इसमें पहले वाले से क्या बढ़ गया? एक CH2 बढ़ गया। कितने कार्बन है? गिनो तो चला, 1 2 3, मतलब क्या होगा? प्रोप। इसका रूट क्या होगा? प्रोप। और अल्कोहल है, इसके लिए OL लगेगा। नोमेनक्लेचर सिखाने वाला हूं ना यार, तो प्रोपेनॉल। तो देख रहे हो ना गाइस, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं CH2 का डिफरेंस आ रहा है। चलो एक बार और, ठीक है, CH3 CH2 CH2 और फिर है OH। कितने C है? 4 है, मतलब क्या होगा? ब्यूट। अल्कोहल है, इसके लिए OL, तो ब्यूटेनॉल। तो गाइस आप समझ रहे हो, CH2 का डिफरेंस होगा सक्सेसिव फैमिली मेंबर्स में, सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH। राइट गाइस, तो इसी को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। मतलब समझे ना, सेम फंक्शनल ग्रुप की फैमिली जिसमें खाली CH2 का डिफरेंस हो। चलो फिर और अच्छे से समझते हैं। ठीक है गाइस, तो और एग्जांपल, हाँ चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं जो आपको आता है, मीथेन, जो कि एक अल्केन है। ठीक है गाइस, तो मीथेन का जो वो है क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है CH4। हमने पहले लेक्चर में देखा था ना, मार्स गैस भी बुलाते हैं इसको। इथेन की अगर बात करें, जिसमें 2 कार्बन होते हैं, तो इसमें 2 कार्बन है तो C2H6। ठीक है गाइस, आप सही पकड़ रहे हो। अगर इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस है? दिस डिफर्स बाय CH2 यूनिट। कितना? एक CH2 यूनिट का फर्क है। देखो ना, कार्बन 1 था 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 था 6 हो गया, मतलब 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, मतलब CH2 का डिफरेंस है। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है अल्केन का। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब इथेन ले लेते हैं। इथेन मतलब हमने ऊपर देखा ना, C2H6। अगला ले लेते हैं प्रोपेन। प्रोप मतलब 3, तो इसमें कितने कार्बन रहेंगे? 3 कार्बन रहेंगे, C3H8। अब इनमें कितना फर्क है भाई? ये भी डिफर कर रहे हैं बाय CH2 यूनिट। दैट मीन देखो,
C2 था नीचे 3 हो गया, H6 था नीचे 8 हो गया। 6 और 8 कितना का फर्क है? 2 का फर्क है। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का फर्क है, दैट मीन्स CH2 यूनिट का फर्क है। तो ये भी क्या हो गया गाइस? एक होमोलोगस सीरीज हो गया। एक और एग्जांपल तो बनता है, तो एक और एग्जांपल हमने सीधे ले लिया ब्यूटेन और पेंटेन। अब आप एनालाइज करो कि इसमें कितना फर्क है। मैं तो कहता हूं CH2 यूनिट का फर्क है और इसे ही हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो आई होप गाइस कि आपको आइसोमर्स वाला पार्ट समझ में आ गया, फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट समझ में आ गया और होमोलोगस सीरीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहां पे हम थोड़ा सा वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन सर कुछ तो बाकी है। तो क्या बाकी है? अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें होमोलोगस सीरीज में, तो होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन होती है चेन लेंथ पे, क्यों कितना लंबा है। वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, सब में कार्बन के नंबर्स तो बढ़ते जाते हैं, तो उसके हिसाब से ही, चेन लेंथ के हिसाब से ही फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन से? तो देखो ना, मैंने लिखा है MP, BP, सॉल्युबिलिटी। MP मतलब मेल्टिंग पॉइंट, BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी आपको पता ही होगा कि कोई कितना किसमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये चेन लेंथ डिसाइड करता है। तो इनका होता क्या है सर? ये बढ़ता है कि घटता है? तो इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन चेन लेंथ। अगर चेन का लेंथ बढ़ते जाएगा तो ये सारी चीजें भी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ठीक है चेन लेंथ पे डिटरमाइन होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिटरमाइन करेगा? तो गाइस होमोलोगस सीरीज में ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा उसकी मतलब उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा उसी पे डिपेंड करेगा। तो आई होप गाइस यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका है। तो चलिए वाइंड अप करते हैं। तो गाइस कार्बन कंपाउंड का जो क्लास 10 से है उसका लेक्चर नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको फटाफट अपलोड कर दूंगा। इसमें हमने क्या क्या सीखा था? चेन्स के बारे में सीखा हमने, सीखा इसमें और क्या सीखा हमने? जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज के बारे में सीखा है। अगर आपको कुछ में भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक भी दीजिए, और हाँ, जिसको जरूरत है इसकी उसके साथ इसको शेयर करो, ठीक है गाइज। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बाकी हम लोग मिलते हैं फोर्थ लेक्चर में। फोर्थ लेक्चर में नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग खाली नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं फोर्थ लेक्चर में। तो चलो दोस्त, टिल दैट बाय बाय।